मैं हूँ आपको मेज़बान साहब शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ इंतहाई अहम खबरें और ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 3 बड़े फ़ैसले किए हैं। 3 बड़े फ़ैसले किए हैं। फ़ैसले बड़े अहम हैं और उनके असरात क्या होंगे और उसके असरात क्या मुरतब होंगे और पाकिस्तान की सियासत पे और इस रीजन पे, ये मैं आपको बताऊँगा, आपसे शेयर करता हूँ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वो भी हस्बे मामूल वो भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुए हैं और जारहाना अंदाज में दौरे कर रहे हैं और फ़ैसले वो भी कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान की सियासत में कुछ तेज़ी आने वाली है और उसका बरमला ऐलान कर दिया है और चैलेंज कर दिया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चैलेंज कर दिया है ये एहसास किए बग़ैर कि उनकी हुकूमत बरकरार रहती है या नहीं रहती, जहांगीर तरीन क्या करेगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ क्या करेगी, MQM क्या करेगी, अपोजिशन क्या करेगी, इससे बिल्कुल उनको कोई खौफ नहीं नज़र आया। तो अब एक चीज़ थी, पहले छोटी छोटी खबरें वो हैं दिलचस्प हैं। वो ये है कि सऊदी अरब में तो ईद का चांद नज़र नहीं आया और सऊदी अरब में भी, अरब ममालिक में भी, मिडल ईस्ट में भी, तो वहाँ पे भी 30 रोज़े होंगे और ईद होगी जुमेरात को। पाकिस्तान में भी इसी बात का रिसर्च काउंसिल जो है वो ये कह रही है, रिसर्च काउंसिल का कहना है कि यहाँ में भी 30 रोज़े होंगे और ईद होगी जुमातुल मुबारक को। तो आज सूरत हाल कमेटी का इजलास होगा, उसमें पता चल जाएगा क्या है। लेकिन एक दिलचस्प बात हुई है, एक तरफ तो पोपल दई होते थे पेशावर में, मौलाना पोपल दई वो ईद मनाते थे मुफ्ती मुनीर साहब के ज़माने में एक दिन पहले, लेकिन इस बार कुछ और ही हुआ। वो है शुमाली वज़ीरिस्तान के मुकामी उलमा का ऐलान कर दिया कि हमें चाँद नज़र आ गया 28वीं तारीख को। 28 रोज़े होंगे अभी तक, ये ध्यान में रखिएगा, यानी कि कल हमने 28वां रोज़ा रखा और आज 29वां है। लेकिन वज़ीरिस्तान के लोग उन्होंने कहा कि हमें चाँद भी नज़र आ गया है और 20 लोगों ने चाँद देखने का दावा किया। 28वीं की तारीख का उन्होंने चाँद देख लिया और 28वीं के चाँद को ही उन्होंने 29 का समझ के ऐलान भी कर दिया और ईद आज वहाँ पे मनाई जा रही है। यानी सऊदी अरब से भी आगे निकल गए, अरब ममालिक से भी आगे निकल गए, मिडल ईस्ट से भी आगे निकल गए और उन्होंने कल ईद मनाने का ऐलान कर दिया। और आज से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वज़ीरिस्तान में कितनी तरक्की हो गई है। वो रिसर्च काउंसिल से भी आगे पूरी दुनिया से आगे निकल गए हैं। खैर, अब आते हैं जी अगली खबर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुछ बातें की हैं और वो बातें बड़ी ज़बरदस्त कह लें और वो अक्रॉस द बोर्ड ही सबको, उन्होंने 2-3 बातें। एक तो ये की कि नंबर 1 फैसला उन्होंने किया अगेन जहांगीर तरीन के बारे में। उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन हो या कोई और हो, नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होगी, इवन अपोजिशन के साथ नहीं होगी। आज तक ना नैब के मामलात में मुदाखलत की है, ना ही अदालतों के मामलात में मुदाखलत किया है, ना ही किसी जज को फ़ोन किया, ना ही किसी नैब के चेयरमैन को फ़ोन किया कि ये करते हैं और ये करते हैं, अपोजिशन के खिलाफ बंदे को उठा लें। माजी में ये सब होता रहा, लेकिन मैंने कम से कम वो कहते हैं ऐसा नहीं किया। ये चैलेंज है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन साहब के फेवर में आवाज़ें उठती हैं, लेकिन जो चीज़ सामने आई वो बड़ी हैरानकुन है। वो कहते हैं कि शुगर मिल्स ओनर्स जो हैं, ये जितने भी इस वक्त रडार पे आए हुए हैं, 22 अरब रुपया उन्होंने टैक्स दिया पिछले 5 सालों में। 22 अरब रुपया टैक्स दिया 5 सालों में तमाम ने, और 12 अरब रुपया वापस ले लिया। 10 अरब रुपया टैक्स रह गया जी 5 सालों में। एक्चुअल टैक्स वो कहते हैं 10 अरब रुपया आया। उसके बाद दूसरी जानिब वो कहते हैं 29 अरब रुपए की सब्सिडी ली। 10 अरब रुपया टैक्स वो भी निकाल दें, 19 अरब रुपया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शुगर मिल्स को दिया अपनी पास से। लेकिन चीनी इसके बावजूद, ये वाहिद इंडस्ट्री है, वो कहते हैं कि हुकूमत पैसे दे रही है, टैक्स भी वापस लिया जा रहा है, टैक्स भी नहीं लिया जा रहा है, जो बैलेंस आ रहा है 19 अरब रुपया उल्टा गवर्नमेंट ने दिया शुगर मिल्स को। तो ये कौन सा बिजनेस है? फिर 1 रुपया अगर चीनी की कीमत बढ़ती है तो 1 अरब रुपया शुगर मिल्स के मुनाफे में शामिल हो जाता है। तो 25 रुपये चीनी बढ़ी, 25 रुपये चीनी बढ़ी। तो इसी तरीके से तकरीबन वो कहते हैं कि 100 कुछ अरब से ज़्यादा जो है वो रकम वो चली गई है इनके पास, शुगर मिल्स के पास। तो वो कहते हैं ये सारा कुछ क्या हो रहा है, 100 अरब से ज़्यादा का मुनाफा वो कहते हैं कि गया है। ये है वो सूरत हाल कि जो उनके एक रुपये से 10 अरब रुपये उन्होंने कहा था। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये सूरत हाल है। फिर उनसे पूछा गया कि आपकी कारकर्दगी क्या है। उन्होंने कहा कि ये बात नहीं है कि सभी बुरा हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। 118वीं तरमीम की वजह से
जो सारे महंगाई का मलबा फेंक दिया जाता है गवर्नमेंट पे, वफाकी हुकूमत पे। जबकि जो 18वीं तरमीम के बाद NFC वार्ड हुआ है 57%, अगर 100 अरब रुपया अगर है फॉर एग्जांपल, 1000 अरब रुपया अगर फॉर एग्जांपल महसूलात हैं, तो उसमें से 570 अरब तो चला जाता है सूबों को, और बाकी 430 अरब वफाक के पास रह जाता है। उसमें वो क्या करे और क्या ना करे। उसमें तनख्वाहें भी हैं, उसमें बजट भी है, डिफेंस बजट भी है, उसमें लोगों की तनख्वाहें हैं, मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, तरक्याती काम भी हैं। ये सब का सब मरकज़ को, वफाक को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो वो 18वीं तरमीम को भी रीएड्रेस करना चाह रहे हैं, उसको तरमीम करना चाह रहे हैं। 18वीं तरमीम, मज़ीद तरमीम। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि फूड एंड सिक्योरिटी है मरकज़ के पास, लेकिन जो गंदों के ज़खायर हैं, अजनास के ज़खायर हैं, वो सूबों के पास हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर सकती जब तक ये सिस्टम ना तब्दील किया जाए। एक तो वो सिस्टम की तब्दीली की बात कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं और उस तरफ बढ़ रहे हैं। और उसमें ये सिस्टम किस तरह का तब्दील होगा, पार्लिमानी निज़ाम से सदारती निज़ाम होगा, वो अभी खुल के बात नहीं करते, लेकिन चीज़ें उस तरफ जा रही हैं कि कम से कम इस सिस्टम में रह के, इस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी के साथ रह के, इस्टेब्लिशमेंट मीन जो इंतज़ामी ढांचा होता है, वो लोग इसको इस्टेब्लिशमेंट को वो ले जाते हैं। नहीं, इस्टेब्लिशमेंट की मुराद है इंतज़ामी ढांचा, इंतज़ामी इदारे, उसमें जुडिशरी भी आती है, उसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी भी आती है, उसमें पुलिस भी आती है, सारे के सारे आते हैं। तो इस इंतज़ामी ढांचे के साथ वो कहते हैं तरक्की नहीं हो सकती, पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, ना ही निज़ामी इंसाफ जब तक सही होगा। तो एक चीज़ तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ, शरीफ ख़ानदान और जितने भी माफियाज हैं, मैं तो इनको नहीं छोड़ूंगा। न सिर्फ शरीफ ख़ानदान बल्कि मेरे अपने भी सफ़ों में हैं, तो रियायत कोई नहीं होगी। तो लिहाजा मैं तो जिस काम के लिए आया हूँ वो काम पूरा करूँगा। उसके बाद एक और बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जी कि तकरीबन 27,000 एकड़ ज़मीन जो है वो वागुजार करवाई गई है, जिसकी मालियत कोई 27 अरब से ज़्यादा की बनती है सिर्फ पंजाब में। पंजाब में नाजायज़ काबज़ीन से इतनी ज़मीन वागुजार 29,000 गालिबन करवाई गई है और 27 अरब रुपये उसकी मालियत, 29,000 एकड़। और ये सब की सब किसके पास थी? सियासी लोगों के पास थी, खा वो हुकूमत में हैं या नहीं है, वज़ीर हैं, साबिक हैं, मौजूदा हैं, जो भी हैं, उनसे ये वागुजार करवाई गई है। तो लिहाजा वो कहते हैं ये नहीं है कि काम हो ही रहा, बल्कि आगे भी काम बढ़ेगा। फिर शहबाज शरीफ साहब का नाम जो है वो ECL में आजकल में डाल दिया जाएगा। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब का जो बाहर जाने का प्लान था, नवाज शरीफ साहब से मशावरत करने जा रहे थे और गैर मुल्की सफारतकारों से मिल के जो करना चाह रहे थे, वो तो नहीं होने वाला। ये मामला तो गया है रुक। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से वो कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जुडिशरी के साथ उनकी कहीं मिडभेड़ ना हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो ख़तरनाक होगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि माजी में हमले भी किए गए अदालतों पर, लेकिन हम नहीं करेंगे और हम सिर्फ कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। तो कानूनी रास्ते से क्या मुराद है, ये एक अहम सवाल है कि वो खुल के बात भी नहीं कर रहे और काम भी कर रहे हैं। फिर एक और चीज़ उन्होंने कही, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। बातें मुसलसल चल रही थी। उन्होंने कहा मोहम्मद बिन सलमान से भी बात की है मैंने, फ़लस्तीन के बारे में भी, कश्मीर के बारे में भी, सब चीज़ों के बारे में, और मुस्लिम हुक्मरानों से भी बात कर रहा हूँ, इस्लामोफोबिया के बारे में भी। तो इस पे तो हम एक फोरम पे बात काम करना चाह रहे हैं, एक बात करना चाह रहे हैं ताकि आवाज़ जाए। दूसरी उन्होंने ये कहा कि ये जो खबरें छप जाती हैं, चल जाती हैं कि कश्मीर पे बातचीत हो रही है और मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं इंडिया और पाकिस्तान के साथ, उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा मोदी भी सुन ले और इंडिया भी सुन ले और आलमी बिरादरी भी सुन ले कि जब तक 5 अगस्त 2019 का इक़दाम वापस नहीं लेता इंडिया, यानी आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A, ये 2 इक़दाम वापस नहीं लेता जो 5 अगस्त को किया गया था, 370 ख़त्म किया गया था, 35A ख़त्म कर दिया गया था। 5 अगस्त 2019 से पहले की सूरत हाल बहाल करे, तब जाके इंडिया के साथ बात हो सकती है, अदरवाइज किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई बातचीत नहीं। और ये वज़ीर-ए-आज़म ने मैसेज दिया है, ख़ास तौर पे जो बैकडोर डिप्लोमेसी पे अब तक पैगाम आए उसका जवाब दे दिया उन्होंने। उसमें क्या हुआ था जी, वाशिंगटन से खबर आई थी, वाशिंगटन ने कहा था, आपको याद होगा, वाशिंगटन ने प्रेशर डाला और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा इंडिया भी आए, उसके बाद फ़ोन भी किए, आर्मी चीफ को फ़ोन किए थे, इधर अमरीकी सफ़ीर मुतहर्रक हुए थे, तो बातचीत कर रहे थे कि जी आप ज़रा आपस में हो जाएँ, क्लोज हो जाएँ, आपस में बातचीत शुरू करें, क्योंकि अमेरिका का ये प्लान है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत शुरू हो, उधर मकबूजा कश्मीर में उनका मोरल डाउन हो और मकबूजा कश्मीर में भी पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा की जाए इसी एक्ट की बुनियाद पर। दूसरी जानिब इंडिया को कहा गया कि पाकिस्तान के साथ अपने मामला थोड़े से सीधे कर लें, तो हम तो आपको कर रहे हैं तैयार चीन के खिलाफ, चीन से आपने लड़ना है। तो इमरान खान साहब ने ये, उसके बाद DGISI और
मुलाकात हुई DGISI की राज चीफ के साथ UK में और दुबई में। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये कोई ऐसा नहीं था कि वज़ीर आज़म इमरान खान से बाला नहीं। जब ये मैसेज करे हुए तो आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने वज़ीर आज़म को भी बताया। उन्होंने कहा ठीक है, मुलाकात करने में क्या हर्ज है। मुलाकातें हुई, अजीत डोभाल ने भी ज्वाइन किया DGISI जनरल फैज़ हमीद के साथ। जो मुलाकातें हुई उसमें कोई बैग चीज़ें कोई शेयर वेयर की होंगी, तो पाकिस्तान ने अपनी डिमांड्स उनके सामने रखती थी बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए उसी चैनल पे बंद कमरे में। और यही बात मिलिट्री साइड से भी कही गई थी कि 5 अगस्त का स्टेटस जब तक तब्दील नहीं किया जाता तब तक पॉसिबल नहीं है। लिहाजा इंडिया की तरफ से ये था तजावीज़ जो थी कि जी वर्किंग ग्रुप्स बन जाएंगे, सियाचिन पे अलग, सर क्रीक पे अलग, पानी के तनाज़ा पे अलग, कश्मीर पे अलग, तिजारत पे अलग, इन्वेस्टमेंट पे अलग, और हर ग्रुप अलग अलग काम करेगा और सारे ग्रुप अलग अलग काम करेंगे, एक दूसरे से जोड़ा नहीं जाएगा। यानी कि एक जगह पे डेडलॉक होता है तो दूसरे ग्रुप को ये नहीं कहा जाएगा कि आप भी डेडलॉक कर दें, नहीं, इंडिपेंडेंटली चलेंगे और सारे मसले एक एक करके हम हल कर लेंगे। आखिर में रह जाएगा कश्मीर, उसको हम देख लेंगे। ये इंडिया की तजवीज़ थी, तो उससे सीज़फायर भी किया। अब जो बाकायदा तौर पे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये सारी चीज़ें, मुलाकातों की तफसील वज़ीर आज़म को इत्मीनान में लिया गया, बार बताया गया कि जनाब ये कुछ टेबल पे रखा है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने पब्लिक में आके वाज़ेह तौर पे कह दिया, इंडिया को पैगाम दे दिया, वाशिंगटन को पैगाम दे दिया कि जनाब ऐसा नहीं होगा। बरतानिया भी उसमें शामिल था, उनको भी पैगाम चला गया, जिसको भी जो भी बैकडोर डिप्लोमेसी में इसमें इन्वॉल्व थे। एक और बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि चीन को हम नहीं छोड़ सकते, चीन के खिलाफ कोई ऐसा इकदाम भी नहीं कर सकते जो चीन की मफादात को, चीन की सालमियत को, चीन के मफादात को नुकसान पहुँचाए, क्योंकि मगरब ये चाहता है, मगरबी ममालिक, बरतानिया, अमेरिका, कि भारत को चीन के मुकाबले में खड़ा किया जाए। तो चीन और पाकिस्तान तो इस वक्त यकजान दो काले हैं जी, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लिहाजा वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बात भी टोटली तौर पे कन्वे कर दी। दाखिला पॉलिसी भी दे दी कि दाखिला पॉलिसी कोई NRO नहीं, अब पैसे वसूल करके दिखाऊंगा, वो ये कह रहे हैं, और इनको बाहर नहीं जाने दूंगा, ये हो ही नहीं सकता। और शहबाज शरीफ पे ख़ास तौर पे पूरी उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की पूरी किताब है और इन्होंने ही लूटा है जो कुछ हुआ, और शौकत तरीन को भी इसीलिए लेके आए हैं और अपनी कारकर्दगी भी उन्होंने वाज़ेह तौर पे बताई। तो ये चीज़ें इमरान खान साहब की तरफ से और मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से आई हैं। तो ये हो गया जनाब चैप्टर क्लोज। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक खुशखबरी ये दी है कि उनको भरपूर यकीन है कि फैटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकाल दिया जाएगा। तो ये है जनाब खबरें, आपसे मैंने शेयर कर लूँ, इजाज़त दीजिए।